गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा एक प्रारूपिक पराग कण की संरचना अर्थात लघु बीजाणु या परागकण की संरचना। तो ध्यान दीजिएगा, क्लास 12 वीडियो नंबर 26, सब्जेक्ट बायोलॉजी। टॉपिक है एक प्रारूपिक पराग कण की संरचना। ध्यान दीजिएगा, 25वें वीडियो में हमने आपको लघु बीजाणु जनन और लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को समझाया था। तो ध्यान देना, एक पॉइंट था कि लघु बीजाणु चतुष्क, लघु बीजाणु चतुष्क। ध्यान देना, लघु बीजाणु निर्माण के समय 4 कोशिकाओं के समूह या 4 एगुणित कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं। लघु बीजाणुओं की इस व्यवस्थित रचना को लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। अब प्रश्न यह आ जाता है कभी परीक्षा में कि पुष्पीय पादपों में लघु बीजाणु चतुष्क की सूत्रगुणिता क्या होती है। पूछा जाता है कभी सभी कि हो सकता है यह वजह कि लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। लघु बीजाणु चतुष्क किसे कहते हैं, इसकी सूत्रगुणिता क्या होती है, अर्थात लघु बीजाणु चतुष्क की सूत्रगुणिता क्या होती है। तो इसका प्रश्न यही बनता है कि लघु बीजाणु चतुष्क, ध्यान देना, लघु बीजाणु निर्माण के समय, जब इनका निर्माण होता है, लघु बीजाणु निर्माण के समय 4 एगुणित कोशिकाओं के समूह के रूप में व्यवस्थित होते हैं। लघु बीजाणुओं की इस व्यवस्था को लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। ध्यान देना, लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एगुणित रचना होती है ये। तो लघु बीजाणु चतुष्क की सूत्रगुणिता क्या होती है, एगुणित, हैप्लॉइड। अब आगे टॉपिक ये होता है कि लघु बीजाणु चतुष्क विकसित होकर क्या बनाते हैं, पराग कण। तो ध्यान दीजिएगा, एक प्रारूपिक परागकण की संरचना। तो ध्यान दीजिएगा, एक प्रारूपिक परागकण सूक्ष्म एगुणित गोलाकार 25 से 50 सेंटीमीटर या माइक्रोमीटर, 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास की द्विपर्तीय संरचना होती है, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बाह्यचोल, अंत्यचोल और जनन छिद्र। इसको एक बार डायग्राम देख लेते हैं, गौर फरमाइएगा। डायग्राम लघु बीजाणु चतुष्क का, किसका है, एक प्रारूपिक पराग कण का। ये इसकी अंत्यचोल बनाते हैं। आप देखिएगा ध्यान से, इस टाइप। ये बाह्यचोल होती है और ये जनन छिद्र। ये है, ध्यान दीजिएगा, जो बाह्यचोल होती है अलंकृत होती है, कठोर होती है, दृढ़ होती है। देखिएगा, अब देखो ध्यान से इसको, ये होती है बाह्यचोल, क्योंकि
एक प्रारूपिक परागकण क्या होता है, द्विपरतीय संरचना होती है एक्साइन, और जो स्ट्रक्चर होती है ये वाली, ये पीली पीली, ये होती है अंत्यचोल। अंत्यचोल से बोलते हैं इंटाइन, TINE, इंटाइन, ध्यान दीजिएगा। और ये होते हैं जनन छिद्र, जनन छिद्र, जर्मपोर, GERM, जर्मपोर, PORE, 3 होते हैं, 1, 2, 3, एक प्रारूपिक परागकण में। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होती है, अनियमित आकार की क्या होती है, काई कोशिका होती है। ये काई केंद्रक होता है अनियमित आकार का, और एक शंक्वाकार की क्या होती है, जनन कोशिका, इसमें तैरती रहती है। तरकु आकार की या शंक्वाकार की कोशिका, इसका इसमें ये केंद्रक होता है, जनन केंद्रक, और ये पूरी की पूरी इसमें ये होती हैं आपके रिक्तिकाएं, और कुछ कोशिका द्रव होता है। तो देखिएगा, ये पूरी पूरी जो कोश ये कहलाती है, ये वाली, ये होता है कायिक केंद्रक, कायिक केंद्रक, कायिक केंद्रक, और ये पूरी जो होती है कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, सोमेटिक सेल और सोमेटिक, और ये जो होती है रिक्तिका, रिक्तिका वैक्यूल, और ये जो होती है जनन कोशिका, और ये होता है इसके अंदर जनन केंद्रक, जनन कोशिका तरकुकार, तरकु आकार की होती है, स्पिंडल शेप, और ये तो जनन केंद्रक, जनन केंद्रक, ध्यान दीजिएगा। और इसके अंदर ये होता है कोशिका द्रव जो फैला होता है, कोशिका द्रव। तो एक ये प्रारूपिक परागकण की स्ट्रक्चर होती है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा ध्यान से कि एक प्रारूपिक परागकण सूक्ष्म अगुणित, ये दोनों केंद्रक होते हैं, अगुणित होते हैं, सूक्ष्म अगुणित द्विपर्तीय, द्विपर्तीय कैसी होती है, बाह्यचोल और अंत्यचोल, द्विपर्तीय सूक्ष्म गोलाकार 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास की संरचना होती है, ध्यान दीजिएगा, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 भागों से मिलकर बनी होती है। अब 3 भाग कौन कौन से हैं, ध्यान देना, ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, परत, द्विपर्तीय संरचना, बाह्यचोल, अंत्यचोल, और तीसरा है जनन छिद्र, 3 भागों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी, बाह्यचोल, अंत्यचोल और जनन छिद्र। जनन छिद्र 3 होते हैं इसके अंदर, 1, 2 और ये 3, ये जनन छिद्र होते हैं, जहां पर क्या होती है, बाह्यचोल अनुपस्थित होती है, 3 छिद्रों पर अनुपस्थित है बाह्यचोल, 1, 2, 3, तो 3 जनन छिद्र होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसकी रचना पढ़ते हैं हम, तो देखिए ध्यान से पॉइंट्स में क्या है कि एक प्रारूपिक परागकण, किसके रचना पढ़ रहे हैं हम, परागकण की। एक प्रारूपिक परागकण, एक प्रारूपिक परागकण कैसे होता है,
सूक्ष्म अगुणित मतलब हैप्लॉइड, सूक्ष्म अगुणित। और कैसी होती है? गोलाकार सूक्ष्म अगुणित, गोलाकार कोमा 25 से 50, लगभग 25 से 50 म्यूएम माइक्रोमीटर व्यास की, 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास की द्विपर्तीय संरचना होती है। द्विपर्तीय संरचना होती है, ध्यान देना। कैसी संरचना है? द्विपर्तीय, बाह्य चोल और अंत्यचोल के रूप में। तो कैसी है? एक प्रारूपिक पराकण सूक्ष्म अगुणित गोलाकार 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास की द्विपर्तीय संरचना होती है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे आप? ध्यान दीजिएगा। जो, तो लिखो जो निम्नलिखित तीन भागों से निम्नलिखित 3 भागों से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है, जिन्हें बाह्य चोल से बोलते हैं, एक्साइन, अंत्यचोल इसे बोलते हैं इंटाइन, अंत्यचोल को इंटाइन, और जनन छिद्र जर्मपोर, GERM, जर्मपोर कहते हैं। तो गौर फरमाइएगा, डायग्राम के अंदर 3 भाग कौन कौन से हैं? बाह्य चोल, यहां से यहां तक की रेड कलर वाली, पर अंत्यचोल पूरी झिल्ली परत होती है। इसके बाद में 1, 2, 3 जनन छिद्र होते हैं। ठीक है, अब हम एक एक का बारी बारी से वर्णन करते हैं। तो क्या बताया मैंने आपको कि एक प्रारूपिक परागकण सूक्ष्म गोलाकार अगुणित 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास की द्विपर्तीय संरचना होती है, जो निम्नलिखित 3 भागों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें बाह्य चोल, अंत्यचोल और जनन छिद्र कहते हैं। हम अब एक एक हम क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले आती है आपके बाह्य चोल। बाह्य चोल, बाह्य चोल इसे बोलते हैं एक्साइन, EXINE, एक्साइन, बाह्य चोल। कैसी होती है ये? पराग कण की बाह्य परत क्या कहलाती है? बाह्य चोल कहलाती है। जो परागकण द्विपर्तीय रचना होती है, यहां से यहां तक की होती है बाह्य चोल, और ये वाली पतली झिल्लीनुमा अंत्यचोल। तो परागकण कैसी रचना? द्विपर्तीय रचना। तो हम बाह्य चोल का अध्ययन कर रहे हैं, तो परागकण की सबसे बाहरी परत को बाह्य चोल कहते हैं। तो लिखें पॉइंट्स के अंदर, परागकण की सबसे बाहरी परत को बाह्य चोल एक्साइन
बाह्य चोल कहते हैं। पराकण की सबसे बाहरी परत को बाह्य चोल कहते हैं, या पराकण की बाह्य परत को क्या कहते हैं? बाह्य परत को बाह्य चोल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, यह कैसी होती है? इतनी मोटी है, काफी मोटी है ना, मोटी, कठोर, जालिकावत, ध्यान देना, मोटी, कठोर, जालिकावत, कांटेदार, खुरदरी और 3 जनन छिद्रों युक्त होती हैं। बाह्य चोल में 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं, 1, 2 और ये 3। तो लिखो, यह मोटी कैसी होती है? मोटी, कठोर, मोटी, कठोर, दृढ़, बात एक ही, कठोर दृढ़, मोटी, कठोर, दृढ़, जालिकावत, जालिकावत, कांटेदार, कांटेदार, और कैसी होती है? खुरदड़ी, कांटेदार, खुरदरी, कांटेदार, खुरदरी और 3 जनन छिद्रों युक्त होती हैं, और 3 जनन छिद्रों युक्त होती है, 3 जनन छिद्रों युक्त होती है। तो कैसी होती है? यह मोटी, कठोर, दृढ़, जालिकावत, कांटेदार, खुरदरी और 3 जनन छिद्र युक्त होती है। क्योंकि 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं इसके अंदर, 1, 2, 3। तो बाह्य चोल में क्या पाए जाते हैं? जनन छिद्र पाए जाते हैं। अब देखिएगा, बाह्य चोल का निर्माण किससे होता है? टेपिटम की, बाह्य चोल का निर्माण टेपिटम को बनाने वाली, टेपिटम की कोशिकाओं, बाह्य चोल का निर्माण टेपिटम की कोशिकाओं में निर्मित स्पोरोपोलिनिन के द्वारा होता है। स्पोरोपोलिन एक ऐसा पदार्थ होता है जो प्रकृति में सबसे कठोर और प्रतिरोधक पदार्थ होता है। तो देखिएगा, इसका निर्माण किससे होता है? हम ये भी कह सकते हैं कि बाह्य चोल का निर्माण स्पोरोपोलिन के द्वारा होता है। अब स्पोरोपोलिन कहाँ से बनता है? टेपिटम की कोशिकाओं में बनता है, टेपिटम कोशिकाओं के द्वारा बनता है। तो आप लिखें, बाह्य चोल बाह्य चोल का निर्माण, बाह्य चोल का निर्माण टेपिटम, क्या होता है टेपिटम? लघु बीजाणुधानी या पराग कोश की सबसे आंतरिक परत होती है टेपिटम, जिसे क्या बोलते हैं? पोषूतक। तो बाह्य चोल का निर्माण टेपिटम की कोशिकाओं, टेपिटम की कोशिकाओं में बनने वाले स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, ध्यान रहे इस पदार्थ का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन के द्वारा, स्पोरोपोलेनिन के द्वारा होता है। तो कहाँ बनता है ये स्पोरोपोलेनिन? टेपिटम की कोशिकाओं में। तो ध्यान देना, जो ये बाह्य चोल है इसका निर्माण टेपिटम की कोशिकाओं में बनने वाले स्पोरोपोलेनिन के कारण होता है, या स्पोरोपोलेनिन के द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान देना, स्पोरोपोलेनिन का जैविक और भौतिक अपघटन नहीं होता है, जिसके कारण बाह्य चोल अत्यधिक दृढ़ एवं क्या होती है? प्रतिरोधी होती है।
प्रश्न आता है कि बाह्य चोल अत्यधिक दृढ़ और प्रतिरोधी क्यों होती है? इस स्पोरोपोलिन के कारण। तो अगर नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, स्पोरोपोलिन का जैविक एवं भौतिक अपघटन नहीं होता है, अर्थात इसका जैविक रूप से अपघटन और भौतिक रूप से अपघटन नहीं होता है। तो काफी कठोर पदार्थ होता है ये। तो देखिएगा, स्पोरोपोलिन का जैविक, अर्थात किसी भी जीव के द्वारा या किसी भी जैविक पदार्थ के द्वारा जैविक एवं भौतिक अपघटन नहीं होता है, अर्थात किसी भी जीव या जैविक पदार्थ के द्वारा या जैविक कारकों के द्वारा यह नहीं टूटता है और ना ही भौतिक कारकों के द्वारा यह टूटता है। तो जैविक अपघटन नहीं होता है, जिसके कारण नहीं होता है, जिसके कारण बाह्यचोल एक्साइन, जिसके कारण बाह्यचोल क्या होती है? अत्यधिक दृढ़, मतलब कठोर, और अत्यधिक दृढ़ और प्रतिरोधी होती है। अत्यधिक दृढ़ व प्रतिरोधी होती है, यूं कर लो आप, वे प्रतिरोधी होती है। किसके कारण? इस स्पोरोपोलिन की उपस्थिति के कारण, अर्थात स्पोरोपोलिन क्या बनाता है? परागकण की बाह्य चोल। प्रश्न आ जाता है कि परागकण की बाह्य चोल का निर्माण किस पदार्थ के द्वारा होता है? स्पोरोपोलिन के द्वारा होता है। स्पोरोपोलिन कहाँ बनता है? ध्यान देना, टेप्टम की कोशिकाओं में वसा या लिपिड की छोटी छोटी क्या पाई गोलाकार बूंदें पाई जाती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? प्रोयूबिस्काय। ये प्रोयूबिस्काय अपने चारों ओर, ध्यान देना, एक आवरण बना लेती है प्रोटीन का, और इस प्रोटीन युक्त प्रोयूबिस्काय को क्या बोलते हैं? यूबिस्काय। और इस यूबिस्काय के द्वारा ही किसका निर्माण होता है? परागकण की बाह्य चोल का। आइए आगे देखिएगा। अब प्रश्न उठता है कि परागकण बाह्य चोल में उपस्थित स्पोरोपोलिन के कारण ही परागकण लंबे समय तक जीवाश्म के रूप में परक्षित पाए जाते हैं। एक बार प्रश्न आया था एनसीईआरटी बोर्ड के पेपर में कि परागकण लंबे समय तक जीवाश्म के रूप में परिरक्षित क्यों पाए जाते हैं? ये पहले प्रश्न था 1 नंबर में। तो प्रश्न उत्तर क्या आएगा इसका? स्पोरोपोलिन की उपस्थिति के कारण परागकण लंबे समय तक परिरक्षित रूप में पाए जाते हैं प्रकृति में। बस ये आंसर आ जाएगा इसका। इसको भी और लिख लें, इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बनता है इसमें से परागकण की सूत्रगुणिता क्या है, परागकण की बाह्य चोल किस कठोर पदार्थ की बनी होती है, ऐसे। तो देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको लिखा रहा हूं, क्योंकि इसमें प्रश्न आ चुका है पहले। तो देखिएगा क्या पॉइंट है कि बाह्य चोल में उपस्थित इस स्पोरोपोलिन के कारण ही, बाह्य चोल में उपस्थित इस स्पोरोपोलिन के कारण ही परागकण लंबे समय तक जीवाश्म के रूप में परिरक्षित पाए जाते हैं। तो देखिएगा ये संरक्षित पाए जाते हैं। तो पॉइंट को लेकर इसको, क्या पॉइंट था कि बाह्य चोल में उपस्थित, बाह्य चोल एक्साइन, बाह्य चोल में उपस्थित इस स्पोरोपोलिन, बाह्य चोल में उपस्थित इस स्पोरोपोलिन के कारण
के कारण क्या होता है? के कारण ही परागकण, के कारण ही परागकण लंबे समय तक जीवाश्म, ध्यान देना, लंबे समय तक जीवाश्मों कर लो, वो की मात्रा लगा लो, जीवाश्मों के रूप में संरक्षित पाए जाते हैं। तो प्रश्न ऐसे बनता है कि परागकण लंबे समय तक जीवाश्मों के रूप में संरक्षित क्यों पाए जाते हैं? इसका कारण हो गया कि बाह्य चोल में उपस्थित इस स्पोरोपोलिन की उपस्थिति के कारण ही क्या होता है? परागकण क्या होते हैं? लंबे समय तक संरक्षित या जीवाश्मों के रूप में संरक्षित पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट मैंने आपको लगा था, इसमें प्रश्न भी है उत्तर भी है। तो बाह्य चोल में उपस्थित इस स्पोरोपोलिन की उपस्थिति के कारण ही परागकण लंबे समय तक जीवाश्म के रूप में संरक्षित पाए जाते हैं। इसके बाद में आपको आता है दूसरा अंत्यचोल। परागकण का जो दूसरा भाग है वो आता है आपके अंत्यचोल। ध्यान दीजिएगा, अंत्यचोल, अंत्यचोल, इंटाइन, अंत्यचोल क्या होती है? ये परागकण की क्या होती है? परागकण की आंतरिक परत को, जो ये आंतरिक परत है, परागकण की आंतरिक झिल्लीनुमा परत को अंत्यचोल कहते हैं। झिल्लीनुमा तो होती है, पीली लाइन दिखाई दे रही है आपको। तो देखिए इसमें पॉइंट है, क्या परिभाषा बनेगी कि परागकण की आंतरिक, परागकण की आंतरिक झिल्लीनुमा परत को, परागकण की आंतरिक झिल्लीनुमा परत को अंत्यचोल, इंटाइन अंत्यचोल कहते हैं। तो क्या होती है? जो ये पीली लाइन दिखा रखी है आपको, ये पूरी पीली, परागकण की आंतरिक झिल्लीनुमा परत को अंत्यचोल कहते हैं। यह रासायनिक रूप से किसकी बनी होती है? पेक्टिन एवं सेलुलोज की, जिसे हम पेक्टोसेलुलोज भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो देखिएगा, यह अंत्यचोल, यह पेक्टिन एवं सेलुलोज, यह पेक्टिन एवं सेलुलोज ब्रैकेट में पेक्टोसेलुलोज, कह के पुस्तकों में आपको ये मिल जाएगा पेक्टोसेलुलोज। पेक्टिन एवं सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, प्रश्न आ जाता है आपके 1 नंबर में कि परागकण की अंत्यचोल किन रासायनिक पदार्थों की बनी होती है? पेक्टिन एवं सेलुलोज की। अब प्रश्न आ जाता है एक और कि परागकण की बाह्य चोल किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन की। अंत्यचोल पेक्टिन एवं सेलुलोज की। ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट है आपके
इसमें ध्यान देना कि अंत्यचोल परागकण के कोशिका द्रव को घेरे रहती है। ध्यान देना, ये परागकण का कोशिका द्रव है और इस कोशिका द्रव में ही आपके बड़ी कायिक कोशिका और इस कायिक कोशिका के कोशिका द्रव में ये जो कायिक जनन कोशिका होती है ये तेज रहती है, स्पिंडल आकार होती है, त्रिकोकार। जनन कोशिका में एक केंद्रक होता है, जनन केंद्रक, क्योंकि पूरी कायिक कोशिका होती है। और कायिक कोशिका के कोशिका द्रव में रिक्तिकाएँ और कुछ कणिका वगैरह पाई जाती है, खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। ध्यान देना। तो देखिएगा किसको घेरे रहती है ये? कोशिका द्रव को, परागकण के कोशिका द्रव को। तो देखिएगा ध्यान से कि यह अंत्यचोल परागकण के कोशिका द्रव को घेरे रहती है। अगला पॉइंट यह है अंत्यचोल परागकण के कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव को घेरे रहती है, कोशिका द्रव को घेरे रहती है। आगे देखिएगा, सामान्यतः एक परिपक्व परागकण में एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका होती है। ये पूरी कायिक कोशिका है और इसमें तैरती क्या पाया जाता है? जनन कोशिका। तो आगे देखें अगले पॉइंट में, सामान्यतः एक परिपक्व परागकण में एक क्या होती है? कायिक कोशिका, एक कायिक कोशिका, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका क्या होती है? समाहित होती है। कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका समाहित होती है। ध्यान देना, ये पूरी की पूरी क्या होती है? पहली तो इसको छोड़ो, ये पूरी पूरी क्या होती है? कायिक कोशिका, और कायिक कोशिका में कायिक केंद्रक, ये पूरी, और ये कायिक कोशिका का कोशिका द्रव जिसमें रिक्तिका वगैरह पाई जाती हैं। और इसी में ही कायिक कोशिका के कोशिका द्रव में एक तैरती हुई क्या पाई जाती है? जनन कोशिका। तो दो कोशिकाएं होती हैं और इसके अंदर जनन कोशिका का जनन केंद्रक। अब देखिएगा आगे, कायिक कोशिका कैसी होती है? बड़ी होती है। ध्यान देना, कायिक कोशिका बड़ी होती है। जैसे मान लीजिएगा यहाँ से कायिक कोशिका का दो भाग कर दूं मैं इसको, ये मान लीजिएगा ये डॉट लाइन के रूप में क्या बन जाता है इसका? कोशिका द्रव्य, ऐसे। अब देख लिया होगा आपने, ध्यान दीजिएगा, देखो ध्यान से, बड़े गौर से। ये पूरी पूरी जो सफेद पीली लाइन, सफेद डॉट लाइन है, ये पूरा पूरा क्या होती है? कायिक कोशिका होती है। और कायिक कोशिका अनियमित आकार की या अनियमित आकार के कायिक केंद्रक युक्त होती है। कायिक कोशिका बड़ी और अनियमित आकार के कायिक केंद्रक युक्त होती है। और इसी कायिक कोशिका के कोशिका द्रव में जनन कोशिका तर्क रूप में होती है, नाविक रूपी, जो तैरती रहती है। और इस जनन कोशिका में क्या होता है? एक एगुणी जनन केंद्रक होता है। इस प्रकार देखेगा आप, ध्यान से देखो। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा कि कायिक कोशिका बड़ी और अनियमित आकार के विशाल केंद्रक युक्त तथा प्रचुर खाद्य पदार्थों से परिपूर्ण होती है। तो आगे देखिएगा इसमें अगले पॉइंट में, अंत्यचोल में ही चल रहा है ये पॉइंट। ध्यान दीजिएगा। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट इसमें ही
कि कायिक कोशिका कैसी होती है? कायिक कोशिका बड़ी और अनियमित आकार के, कायिक कोशिका बड़ी और अनियमित आकार के विशाल केंद्रक युक्त कैसे होती है? बड़ा केंद्रक इसके अंदर देखो, ये कायिक केंद्रक विशाल आकार के या अनियमित आकार के विशाल केंद्रक, हम इसको ये भी कह सकते हैं विशाल केंद्रक युक्त तथा प्रचुर खाद्य पदार्थों से परिपूर्ण होती है इसे प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ, रिक्तिकाएं वगैरह ये पाई जाती हैं, प्रचुर खाद्य पदार्थों से परिपूर्ण होती है। अब आता है जनन कोशिका। जबकि जनन कोशिका क्या होती है? जनन कोशिका छोटी सघन जीवद्रव्य युक्त, ये जनन कोशिका, इसमें ये सघन जीवद्रव्य होगा, ध्यान देना, और अगुणित जनन केंद्रक युक्त होती है। जनन कोशिका कैसी होती है? जनन कोशिका छोटी सघन जीवद्रव्य एवं अगुणित केंद्रक युक्त क्रमी रूपी, कैसी होती है ये? क्रमी रूपी, तरकु आकार या क्रमी रूपी, हम ये भी कह सकते हैं इसको क्रमी रूपी, क्रमी के समान, ध्यान देना। तो आगे देखो, इसमें जनन कोशिका कैसी होती है? सूक्ष्म छोटी। जनन कोशिका छोटी कैसी होती है? छोटी सघन जीवद्रव्य युक्त, सघन जीवद्रव्य, छोटी सघन जीवद्रव्य एवं अगुणित केंद्रक युक्त एवं अगुणित केंद्रक युक्त क्रमी रूपी होती है, जो कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में क्रमी रूपी होती है, जो कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में तैरती रहती है, कोशिका द्रव्य में तैरती रहती है। तो गौर फरमाइएगा, ध्यान देना, ये कायिक कोशिका द्रव्य इसमें तैरती रहती है। तो जनन कोशिका कैसी होती है? जनन कोशिका छोटी, इसे छोटी है ना, जनन कोशिका छोटी या सूक्ष्म कैसी होती है? सघन जीवद्रव्य, गाढ़ा जीवद्रव्य होता है, सघन जीवद्रव्य एवं अगुणित केंद्रक। जनन केंद्रक कैसा होता है? अगुणित हैप्लॉइड, अगुणित जनन केंद्रक युक्त क्रमी रूपी या त्रिकुकार होती है, जो कायिक कोशिका, जो कायिक कोशिका पूरी कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में तैरती रहती है। ऐसे कायिक कोशिका द्रव्य में तैरती रहती है। अब हमने इसके अंदर क्या पढ़ लिया? ध्यान देना कि ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ लिया हमने इसके अंदर? पराकण के अंदर पराकण की अंत्यचोल, बाह्यचोल और अंत्यचोल का अध्ययन कर लिया। अब बाकी रहा आपके जनन छिद्र, इसको हम कल टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।